हाय गाइस, मैं आपका दोस्त धीरज स्वागत करता हूं आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट की एनसीईआरटी एक्सरसाइज को अपन खत्म करने वाले हैं। देखो, एनसीईआरटी एक्सरसाइज को खत्म करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 32 क्वेश्चन है। अगर मैं एक ही वीडियो में बता देता, पर उसके दो रीज़न से कि मैंने नहीं बनाया। सबसे पहला रीज़न वो ये है कि 32 क्वेश्चन है यार, वीडियो की टाइमलाइन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और मेरे को पूरा यकीन है कि मेरे सब्सक्राइबर्स तो कभी नहीं देखेंगे वो पूरा वीडियो, क्योंकि जो बंदे 5 मिनट का वीडियो नहीं देख पाते हैं वो 30 मिनट का वीडियो क्या खाक देखेंगे। और दूसरा रीज़न ये है कि इतना सब कुछ समझ में भी नहीं आता, सब कुछ ऊपर से चला जाता, और एक बार बीच में छोड़ा हुआ वीडियो वापस थोड़ी ना देखेंगे। तो इसलिए दो पार्ट्स में हम लोग इसको आराम से ख़त्म करेंगे। 16 क्वेश्चन एक बार, 16 क्वेश्चन दूसरी बार, एंड एकदम ख़त्म। फिर इसके बाद आएगा एक इसका रिवीजन वीडियो, वो भी शानदार होगा, पर उसकी बात हम लोग अगले वाले वीडियो में करेंगे। अभी चलो सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर, वैसे तो इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स लिखा हुआ है, पर हमें बेसिकली इसके अंदर यूनिट कन्वर्जन करना है 1 सेंटीमीटर का मीटर क्यूब पे। तो देखो, सेंटीमीटर को सबसे पहले तो सेंटीमीटर क्यूब बनाना पड़ेगा, यानी कि सेंटीमीटर को 3 टाइम्स उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि जो स्पीड है उसको थोड़ी सी बढ़ा दो, ठीक है, मज़ा आएगा थोड़ा सा, और वॉल्यूम को भी फुल कर दो, उससे एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और ईयरफोन है तो वो लगा ही लो, किसके लिए पड़े, उनका पूजा थोड़ी करोगे आप लोग, ठीक है। तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं, बस सेंटीमीटर क्यूब और उधर मीटर क्यूब तो हो गया। अब इसका कन्वर्जन कैसे, वो 1 सेंटीमीटर होता है 100 मीटर, पर 1/100 मीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा, 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100, यानी कि 10 की पावर -6। क्यों? क्योंकि जब 100 ऊपर चला जाएगा तो फिर वो नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, जो कि है द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2.0 सेंटीमीटर एंड हाइट 10.0 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू मिलीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो पता ही होगा, हाँ, 10th के थोड़े से जख्मों पे नमक छिड़क रहा हूँ, पर थोड़ा सा रिमेंबर रखो। तो सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2πr²h, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो 2πr ब्रैकेट में r+h, खैर मतलब एक ही होता है, पर किसे समझाएं। तो सेंटीमीटर को मीटर में मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10 कर देते हैं, तो रेडियस हो जाएगा 20 मिलीमीटर। हाइट जो है वो हो जाएगी 100 मिलीमीटर, क्योंकि पहले से ही 10 सेंटीमीटर है। और जब सबको मल्टीप्लाई एंड फॉर्मूले में डाल देंगे तो हमारा आंसर कुछ इस प्रकार होगा कि भाई साहब, सॉरी, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। तो बस यहीं पे हमारा आंसर खत्म हो जाता है। इसको सॉल्व कर लो और आपका आंसर आपके हाथों में। ओके, चलो अब तीसरा बना देते हैं। अ व्हीकल मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर 18 किलोमीटर हावर कवर्स हाउ मच मीटर इन 1 सेकेंड। किलोमीटर हावर में स्पीड दी हुई है, हमें मीटर सेकेंड में निकालनी है। तो ऑब्वियसली बात है, वैसे तो देखो ये ऑब्वियसली बात है कि नेगेटिव तो होगा ही, पर फिर भी चलो देख लेते हैं। तो सॉरी, नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। तो 1 किलोमीटर हावर इज इक्वल टू 5/18 मीटर सेकेंड, और 18 किलोमीटर हावर यानी कि 18 इंटू 5/18 5 मीटर पर सेकेंड। देखो, इसका ना ये जो है एक बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट है जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में आता है। तो लोग इसको सॉल्व करने की जगह सीधा साधा इसी को ही याद कर लेते हैं। तो याद कर लो कि 1 किलोमीटर अपॉन हावर इज इक्वल टू 5.18 मीटर सेकेंड, सीधी सी बात, ठीक है। अब इसके बाद ये एक लास्ट वाला क्वेश्चन है, जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। वैसे तो इस सॉल्यूशन का PDF पहले से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मैंने दे रखा है, वहाँ पे भी, तो वहाँ भी जा सकते हो। चलो ये तो से शुरू करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लीड इज 11.3, इट्स डेंसिटी इज। तो देखो, जिन्होंने एक्सप्लेनेशन के वीडियोस नहीं देखे जाके देख लो, पार्ट 1, 2, 3, 3 पार्ट्स के अंदर पूरा चैप्टर अपन ने निपटा दिया है। पार्ट 3 के अंदर आपको पता चलेगा कि डेंसिटी को कैसे निकालते हैं, वहाँ जाओ देखो। अब कहोगे कि यार एक छोटी सी चीज़ के लिए तो हमें पूरा वीडियो दिखा रहा है, देखो वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स लगी हुई है, सीधा सा उस पार्ट पे जाओ और देख लो। अब क्वेश्चन नंबर 2, कहोगे कि 3 मिनट में तूने एक क्वेश्चन करवाया है, पर समझ में तो आया ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम कंज्यूम हो रहा है, इसीलिए मैंने कहा था कि स्पीड को बढ़ा लो। अगर सोच लो 2x स्पीड कर रखी होगी तो 3 मिनट की जगह हमने तो 1.5 मिनट में ही कंप्लीट कर लिया एक क्वेश्चन, उसमें बुरी बात थोड़ी है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। देखो, ये उसी का ही छोटा भाई है, बस उसमें उल्टा करके लिखा हुआ था, इसके अंदर सीधा सीधा पूछ लिया है। तो बस, तो देखो 1 किलोमीटर मीटर स्क्वायर माइनस सेकेंड की रेज़ टू पावर -2, हमको इसको ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में करना है। तो बस ग्राम और इनके यूनिट्स लिख दो, जैसे कि 1 kg इज इक्वल्स टू 10 मीटर, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो 1 kg इज इक्वल्स टू 10 की पावर 3 ग्राम, एंड 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस फिर क्या, जैसे इसके अंदर पहले kg, फिर मिनट,
फिर मीटर और फिर सेकंड है, वैसे उसके अंदर भी डाल दो ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड, और वैल्यूज़ आपको आपके सामने मिल जाएंगी। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम 10 की पावर में आएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन को कितनी बार करेंगे अपन। तो अ कैलोरी इज़ अ यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी, इट इक्वल्स अबाउट 4.2 जूल्स, वेयर 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 kg मीटर स्क्वायर माइनस 2। वाह, जो ऊपर था। सपोज वी एम्प्लॉय अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच द यूनिट्स ऑफ मास इज इक्वल्स टू अल्फा kg and the units of length is equals to b meter and the unit of time is y second, gamma second, और वो भी बीटा सेकेंड है, सॉरी। show that a calorie has a magnitude of 4.2 alpha minus 1 beta minus 2 and gamma 2 in terms of new units। तो देखो करना कुछ नहीं है, पुरानी यूनिट्स की जगह नई यूनिट्स लिखनी है। कैसे? देखो 4.2 जो है वो है एक कांस्टेंट, ठीक है। ओ सॉरी, हाँ, तो देखो 4.2 है कांस्टेंट, उसके कोई छेड़छाड़ करनी है नहीं, और हमें 4.2 को कोई छेड़छाड़ आंसर में भी नहीं करनी है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग उनके यूनिट्स पे। तो केजी के अपॉन और फ्रैक्शन में लिख दो एक नई यूनिट को और पुरानी यूनिट को, आपका आंसर मिल जाएगा। और वैसे अगर ज़्यादा डिटेल में जाने के शौक़ है तो चलो बता देते हैं कि इसका एक सीधा साधा सा स्टेटमेंट है कि N1, सॉरी ज़्यादा बड़ा हो गया, हाँ, तो N1 Q1 इज इक्वल्स टू N2 U2, ठीक है, समझ में आ गया? बहुत अच्छा। अब अगर आपको N1 निकालना है तो U1 को नीचे फ्रैक्शन में लिख दो, U1 निकालना है तो N1 को फ्रैक्शन में लिख दो, और बाकी तो आप समझदार हो क्या बात है, ठीक है। तो न्यू यूनिट्स को ले लिया, फ्रैक्शन में लिख लिया है, एंड आपका आंसर आपके पास। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट क्लियरली। टू कॉल अ डायमेंशनल क्वांटिटी लार्ज और स्मॉलर इन, देखो इस क्वेश्चन का मतलब कोई सेंस नहीं बनता है। मुझे एक बात बताओ कि क्या आप ये बता सकते हो कि एक एटम बड़ा है या फिर एक सॉकर बॉल? बता सकते हो? या फिर क्या आप ये बता सकते हो कि एक जेट प्लेन ज़्यादा स्पीड से दौड़ता है या फिर एक साइकिल? इसका आंसर शायद आपको पता शायद क्या बोल रहा हूँ मैं भी, पता चल ही गया होगा यार। तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही पूछा हुआ है। A new unit of length is chosen such that the speed of light in vacuum is unity. What is the distance between the sun and earth in terms of the new unit of light takes 8 minutes and 20 seconds to cover this distance? तो सबसे पहले तो देखो हम लोग 1 यूनिट्स कर लेते हैं, क्योंकि देखो 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स एंड इतना सब कुछ कौन करेगा, ठीक है। तो जब हम लोग 8 मिनट्स को सेकंड में करते हैं तो फिर वो आ जाएगा 480 सेकेंड्स प्लस 20 सेकेंड्स, यानी कि टोटल 500 सेकेंड्स लगते हैं लाइट को यहाँ पर आने के लिए। और देख लो हम लोग हमारी जो नई यूनिट है उसको मान लेते हैं हम लोग 1, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द सन यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम टेकन बाय लाइट कवर टू डिस्टेंस, तो हमने जो नई स्पीड है उसको 1 यूनिट मान लिया, तो बस 1 यूनिट इंटू 500 इज इक्वल टू 500 यूनिट्स। और वो यूनिट क्या है वो क्वेश्चन बनाने वाले जाने, हमें उससे क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रीसियस डिवाइस? प्रीसियस का मतलब होता है सबसे ज़्यादा एक्यूरेट फॉर मेजरिंग लेंथ। वर्नियर कैपिलर्स विथ 20 divisions on the sliding scale, a screw gauge of pitch 1 millimeter and 100 divisions on the circular scale, या फिर एक an optical instrument that can measure length। जीभ इतनी ज़्यादा जीभ तोतला जाती है। that can measure length, तो within a wavelength of a light। चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखो लीस्ट काउंट निकालना है। जब लीस्ट काउंट सबका मिल जाएगा तभी तो हम लोग कंपेयर करेंगे। तो चलो सबसे पहले लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। जब आपको डिवीज़न दे रखी हो तो करना क्या है, सबसे पहले एसडी यानी कि स्टैंडर्ड डिवीज़न में से वर्नियर डिवीज़न को सब्ट्रैक्ट कर देना है। स्टैंडर्ड डिवीज़न तो स्टैंडर्ड डिवीज़न क्या है 9/10, क्या बोल रहा हूँ मैं। तो 1 में जो कि स्टैंडर्ड डिवीज़न है एसडी, तो वो है 1, एंड वर्नियर डिवीज़न जो है वो है 9/10। तो इक्वल्स टू कर लो 1/10 लिख के 0.001 सेंटीमीटर आ जाएगा। लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गॉज, देखो स्क्रू गॉज में क्या होता है, ये पिच दे रखी है और नंबर ऑफ डिवीज़न दे रखे हैं, तो बस पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीज़न कर लो। और जहाँ बात वेवलेंथ की आती है तो लीस्ट काउंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट कितनी होती है 10 की पावर -5 सेंटीमीटर। देखो ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। बहुत कम ही लोग हैं जो इसका सॉल्यूशन करके बताते हैं और एग्जाम में भी नहीं पूछते, क्योंकि इसकी ज़्यादा मार्किंग होती नहीं। अब आ जाते हैं हम लोग 2.7 पे, यानी कि 7th क्वेश्चन पे, ठीक है। अ स्टूडेंट मेजर्स द थिकनेस ऑफ अ ह्यूमन हेयर बाय लुकिंग एट इट थ्रू a microscope of magnification 100. He makes 20 observations and find the average within the hair in the field of view of microscope is 3.5 mm. What is the estimate on the thickness of hair? तो देखो मैग्निफिकेशन कितना था माइक्रोस्कोप का, एवरेज विड्थ ऑफ हेयर
कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो देखो उसने निकाला एक एवरेज, उसने ऑब्जर्वेशंस कितनी की, या सॉरी मैग्नीफिकेशन कितना है माइक्रोस्कोप का, और उसने कितनी और उसका जो एवरेज निकला वो कितने का निकला, दोनों को अपॉन में लिख लो, आपको एक्चुअल थिकनेस ऑफ हेयर पता चल जाएगी। हेयर की हो सकती है, किसी रोप की हो सकती है, किसी भी चीज़ की, यार बस समझ लो। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग, यू आर गिवन अ थ्रेड एंड अ मीटर स्केल, हाउ विल यू एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ द थ्रेड। ठीक है, एक क्वेश्चन है, पहले ये निपटा देते हैं। रैप द थ्रेड ऑन अ यूनिफॉर्म स्मूथ रॉड इन अ सच अ वे दैट द कॉइल्स thus formed are very close to each other. Measure the length of the thread using a meter scale. The diameter of the thread is given by the relation diameter is equals to length into of thread upon number of turns. ये एक सिंपल सादा स्टेटमेंट है जिससे आपको आंसर मिल जाएगा, और इस स्टेटमेंट को लिखना मत भूलना जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए। A screw gauge has a pitch of 1.0 mm and 200 division on the circular scale. Do you think it is possible to increase the accuracy? देखो एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए जो है ना, आपको प्रिसिशन इंक्रीज करना पड़ेगा। प्रिसिशन और एक्यूरेसी दोनों एक ही बात है। तो अब इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ अ स्क्रू गॉज बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डिविजन्स। जस्ट एक सोचो, एक स्केल है 10 सेंटीमीटर की, ठीक है, उसी साइज़ की स्केल को उसके ऊपर डिविजन्स है 10 डिविजन्स, ठीक है, 10 सेंटीमीटर की स्केल है तो हर एक सेंटीमीटर का एक डिवीज़न। अब उसी 10 वाले पे मैं 100 डिविजन्स कर लेता हूँ, है वो स्केल 10 सेंटीमीटर की, पर मैं उसके ऊपर 100 डिविजन्स कर रहा हूँ। तो बताओ कि आपको इजी मेथड आपके लिए कौन सा रहेगा और किसमें आप सबसे अच्छे तरीके से मेजर कर पाओगे, जिसके अंदर कम डिविजन्स है। अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखें तो, अगर हम लोग थ्योरिकली जाएं तो थ्योरिकली ये एकदम करेक्ट है कि जितने ज़्यादा डिवीज़न होंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगी। पर अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखें तो इसके अंदर ह्यूमन एरर हो सकता है, एक रैंडम एरर भी हो सकता है, और इसके अंदर मल्टीपल एरर्स हो सकते हैं। चलो 2.9 पे चलते हैं। फोटोग्राफ ऑफ अ हाउस ऑक्यूपाइज एन एरिया ऑफ 1.75 सेंटीमीटर। ओ सॉरी, एक क्वेश्चन शायद रह गया, कहाँ गया? हाँ, द मीन डायमीटर ऑफ द थिन ब्रास रॉड इज टू बी मेजर्ड बाय वर्नियर कैपिलर विच इज अ सेट ऑफ 100 मेजरमेंट्स ऑफ अ डायमीटर एक्सपेक्टेड टू yield a more reliable estimate than a set of 5 measurements only. देखो, अगर मेरे बोले हुए शब्द आपके ऊपर से होके जा रहे हैं तो पहले इसके पिछले वाले 3 वीडियोस देख के आ दो, ठीक है, उसमें आराम से किया अपन ने धीरे धीरे, तो समझ में आ जाएगा। तो अ सेट ऑफ 100 मेजरमेंट्स इज़ मोर रिलायबल देन अ सेट ऑफ 5 मेजरमेंट्स। मुझे एक बात बताओ कि एक पेज को आपने 5 बार चेक किया, उसमें आपको ज़्यादा मिस्टेक्स मिलेंगी, या फिर आपने उसी पेज को 100 बार चेक किया तो वो ज़्यादा मिस्टेक्स मिलेंगी? ऑब्वियसली बात है कि 100 बार वाले में ज़्यादा एक्यूरेट होगा और 100 बार वाला एकदम सही होगा। सही बात है, तो 100 बार वाला यानी कि 100 बार जो आपने मेजरमेंट्स ली वो सही है। 2.9, तो देखो, the photograph of a house occupies an area of 1.75 centimeter square on a 35 millimeter slide. The slide is projected to a screen and the area of the house on the screen is 1.55 meter square. What is the linear magnification of the projection screen arrangement? तो देखो, इसका सीधा साधा फॉर्मूला है, जो एरिया वो एक्चुअल में कवर कर रहा है अपॉन जो एरिया वो इमेज पे कवर कर रहा है, उन दोनों को अपॉन में लिखो और इनटू एरिया ऑफ इमेज ऑफ द हाउस फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन इज 1.55 मीटर स्क्वायर। तो देखो वो सेंटीमीटर में है, इसे भी करना तो पड़ेगा सेंटीमीटर में, कर दिया सेंटीमीटर में, ठीक है, और बस ले लो और फिर इसके ऊपर रूट लगा लो एंड बस फिर सॉल्यूशन ही करना है आपको, और कुछ भी नहीं। कहाँ चले गए? 2.10, इसके अंदर हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को निकालना है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, तो उसके लिए वीडियो देख के आओ, टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक करो एंड बस आप वीडियो के अंदर एंटर हो गए। बाकी मैं बता देता हूँ कि आखिर होता क्या। तो देखो, अब जहाँ मैं बात करूँ इसकी, तो ये एक सिग्निफिकेंट फिगर है क्या? 7, बिल्कुल सही बात है। ये एक सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, यहाँ पे तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और अब ये सी वाले में एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई साहब 0 लास्ट में है, तो क्या वो एक सिग्निफिकेंट फिगर है? बिल्कुल वो सिग्निफिकेंट फिगर है, बिकॉज डेसिमल नंबर्स के अंदर जब भी ये 0 लास्ट में आ जाता है तो ये भी एक सिग्निफिकेंट फिगर बन जाता है। तो देखो यार, डेसिमल्स के बाद 0 की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, सच बताऊँ तो थोड़ी सी नहीं, पूरी बढ़ जाती है। तो देखो, ये एक और क्वेश्चन है। द लेंथ एंड ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ अ मेटल आर 4.234 मीटर 1.00। देखो मैं सीधा साधा बता देता हूँ। गिव द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द शीट टू करेक्ट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो, जब ऐसा क्वेश्चन लिख रखा होता है तो 10th का थोड़ा सा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स लेके आ जाओ। उसके अंदर देखो, इसके अंदर करना कुछ नहीं है, पूछा गया है एरिया और वॉल्यूम। तो सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला लिखो, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ। अब इसकी बात क्या आती है कि देखो, इसके अंदर राउंड फिगर नहीं करने का है, इसके अंदर जो लिखा हुआ है मतलब कि वो
लिखा हुआ है एंड पूरी की पूरी कंप्लीट यूनिट्स तक आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। कोई राउंड फिगरिंग नहीं करना है जैसे कि हम लोग डेसिमल्स में करके आते हैं। जैसे कि पाई की वैल्यू उसके 2 डिजिट्स के आगे भी बहुत ज़्यादा आती है, पर फिर भी हम लोग सिर्फ 2 डिजिट से ले लेते हैं। वैसा नहीं करना है, राउंड ऑफ नहीं करना है, बिल्कुल एक्चुअल वैल्यू, बिल्कुल एक्चुअल सिग्निफिकेंट फिगर्स का एडिशन करना है। ठीक है, तो बस इसमें और कुछ भी नहीं करना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। द मास ऑफ अ बॉक्स मेजर्ड बाय ग्रोसर बैलेंस इज 2.300 kg. 2 gold pieces of mass 20.15 gram and 20.17 gram are added to the box. What is the total mass of the box? और दूसरा क्वेश्चन, the difference in the mass of the pieces to correct significant figures. क्या करें, आजकल पीसेस में भी प्राइसेस दिखता है, जेब की हालत इतनी टाइट है। तो देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, बस इतना बताना है, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों वैल्यूज़ को। ठीक है, जहाँ केजी में है वहाँ ग्राम में कर दो, 10 यूनिट कन्वर्शन करके ऐड कर लो और बता दो। इतना तो कर ही सकते हो, एडिशन ही तो करना है, कौन सा बड़ा वहाँ पे आपको तीर मार लेना है। देखो तो इसके अंदर बात आ जाती है हमारे आइंस्टाइन साहब की, तो थोड़ा बहुत उनका भी मान रखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी पी इज रिलेटेड टू, देखो मैं सीधा सा बता देता हूँ। तो एक फिजिकल क्वांटिटी है पी, जिसकी ऑब्जर्वेशन ए बी सी और डी है, जिसकी परसेंटेज एरर्स जो है मेजरमेंट के वो 1%, 3%, 4% और 2% है ए बी सी डी में रेस्पेक्टिवली। अब उसका हमें परसेंटेज एरर निकालना है कि टोटल क्वांटिटी जो पी है उसका एक्चुअल परसेंटेज एरर कितना होगा। द परसेंटेज पी कैलकुलेटर यूजिंग अ वो टर्न्स आउट टू बी 3.763 टू व्हाट द वैल्यू शुड यू राउंड ऑफ द रिजल्ट। ठीक है, तो सीधा सा क्वेश्चन है। तो देखो हमें जब भी किसी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है तो हम लोग इस ट्रायंगल को लगा देते हैं, जिसका फिजिक्स में मतलब होता है डेल्टा माइनस, सॉरी मतलब सिर्फ डेल्टा। ठीक है, अब परसेंटेज की बात आ गई तो इंटू 100 भी करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे जो भी कांस्टेंट टर्म्स, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेने के बाद, और अगर हम लोग इसको हटा दें, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लो बी की, सी की, जो कि हमें परसेंटेज में दी हुई थी। पुट कर लेने के बाद आपको आपका आंसर मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा 13%, और वैल्यू ऑफ पी तो ये है। तो बाय राउंडिंग ऑफ द गिवन वैल्यू टू द फर्स्ट डेसिमल प्लेसेस वी विल गेट 3.8। ओके, तो देखो वहाँ पे 2 क्वेश्चंस पूछे हुए थे, जिसमें से अपन ने दोनों का आंसर दे दिया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14, जिसके अंदर हमें बताना है कि इसमें से कौन सा जो फॉर्मूला है वो रॉन्ग है। तो देखो इसमें रॉन्ग बताने के लिए हमें सबसे पहले इनका डायमेंशन निकालना पड़ेगा। डायमेंशनल वही यार एम एल टी की फॉर्म में, टी की पावर कितनी है, एम एल की पावर कितनी, और फिर इसके बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस है कि नहीं। जब ये है तो इसका मतलब है कि फार्मूला सही है, और जब ये नहीं होता तो उसका मतलब होता है कि भाई साहब ये फार्मूला गलत है। तो बस वही करना है। और ये एम एल टी कैसे निकालते हैं वो अगर आपको नहीं पता तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है तो वो बताना बेवकूफ़ी होगा। ठीक है, इसलिए सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। अ फेमस रिलेशन इन फिजिक्स रिलेटेड मूविंग मास, वो आइंस्टाइन से रिलेटेड थोड़ा सा ही था, ये मतलब कम्प्लीटली आइंस्टाइन की फर्स्ट रिलेशन के ऊपर बेस करता है। तो देखो इसके अंदर क्या होता है कि ये एक फार्मूला है, उसका स्टेटमेंट वहाँ लिखा हुआ है। अब हमें इसके अंदर क्या करना है, एक सी, इस कांस्टेंट टर्म को डालने का है। पर अब यहाँ पे हमें नहीं, एक बंदा है, हाँ सिर्फ बंदा है, ये लड़का ही है। तो अब वो भूल चुका है, ठीक है, भुलक्कड़ कहीं का, उसने पूरा फार्मूला याद किया पर भूल गया कि उसको सी कांस्टेंट कहाँ पे डालना है। इसके अंदर वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो अपन ने क्वेश्चन नंबर 14 में किया। पहले एम एल टी का यूज़ करो, फिर उसके बाद एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस करो, और हो गया तो बस। और थोड़ा सा दिमाग को एक्स्ट्रा यूज़ करने का है और आपको पता चल जाएगा कि देखो सी कांस्टेंट है तो उसको डायमेंशन लेस है, तो उसको ऐसी जगह पे लगाना है जिससे फार्मूले के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आए। आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एस की हम लोग 32 क्वेश्चन है तो हम लोग आधा आधा करके करेंगे। वैसे मज़ेदार बात यह है कि 16 तक हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और 16 क्वेश्चन हो चुके हैं, और आगे भी 16 क्वेश्चन बचे हैं। तो एक्यूरेसी वही है भाई, एक पेज पे एक क्वेश्चन। तो द यूनिट ऑफ लेंथ कन्वेंशन ऑफ द एटॉमिक स्केल इज नोन एज द एंगस्ट्रॉम एंड इज डिनोटेड बाय ए, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, ठीक है। तो उसका मतलब होता है 10 की पावर -10 मीटर। द साइज ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट 0.5 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन m3 ऑफ अ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। चलो देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। तो देखो हाइड्रोजन एटम का रेडियस कितना होता है, 0.5। मुँह पे याद रखने की बात है, ये कोई अपन लोग एक हाइड्रोजन के सिलेंडर में से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल के उसका रेडियस नहीं मापेंगे, ठीक है, सीधा लर्न करने की बात है। अब 0.5 इंटू 10 की पावर -10 वाई, क्योंकि अभी हो जाएगा एंगस्ट्रॉम में, अब इसको हम लोग एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना हमारे लिए
हमने इसको एंगस्ट्रॉम से मीटर में कन्वर्ट किया क्योंकि हम लोग जानते थे कि उसका जो रेडियस है वो 0.5 एंगस्ट्रॉम है। फिर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है भाई, हाइड्रोजन एटम स्फीयर है, सीधी सी बात है। तो 4.3 पाई आर क्यूब, क्यों? क्योंकि वही तो होता है स्फीयर का वॉल्यूम। फॉर्मूले में वैल्यूज डाल दो एंड आपका आंसर मिल जाएगा। तो वैसे बात ये है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स 6.023 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम is equals to 6.023 into 10⁻23 into 0.524 into 10 की पावर 30 is equals to 3.16 into 10 की पावर 7 मीटर क्यूब। तो अगले पार्ट के लिए वेट करो, पार्ट 2 जल्दी ही चैनल पे आ जाएगा। और जिसने यहाँ तक देखा थैंक यू यार, आप सच्चे दोस्तों। अभी के लिए बाय। और सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना और शेयर करना भी मत भूलना यार।